हेलो फ्रेंड्स, लॉ अचीवर्स एकेडमी में मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सीआरपीसी के बारे में बताऊंगा। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सीआरपीसी से डरते हैं या उनको ये बहुत ही लेंथी लगता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से एवं प्रैक्टिकल बेसिक से भी अगर हम देखें तो यह बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके हम किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट और फर्दर नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं सीआरपीसी क्या है। दंडिक मामलों में न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता होती है। और इस दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन वो कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उन सभी बातों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले, जब कभी भी कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है, संज्ञेय अपराध के घटित होने पर इसकी सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, जिसे हम एफआईआर कहते हैं। देखिए, एफआईआर से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 154 में बताए गए एवं 155 में एनसीआर से संबंधित प्रावधान बताए गए। तत्पश्चात गिरफ्तारी। फिर हमारे पास आती गिरफ्तारी क्या होती है। तो गिरफ्तारी होती किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना, गिरफ्तारी कहलाती है। यह कौन करता है? ये स्टेट पुलिस करती है। और यह क्यों करती है? किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के समक्ष लाने के लिए या फिर उसे किसी अन्य अपराध को पारित करने से रोकने के लिए। तो गिरफ्तारी निम्न दो प्रयोजन से की जाती है और इसकी सटीक परिभाषा भी हमारे सामने आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी में है कहां से कहां तक। तो हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 5 और धारा है हमारे पास 41 to 60A। इसमें गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान दिए गए। तत्पश्चात जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो वो कहता है कि भाई हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये भी मिलना चाहिए। अब क्योंकि इसे वंचित किया गया है तो ये कहां जाएगा? क्योंकि इसे स्टेट पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है तो डेफिनेटली ये बेल लेने के लिए कोर्ट ही जाएगा। अब बेल क्या होती है? न्यायालय द्वारा किसी भी अभियुक्त को दी जाने वाली संविधिक स्वतंत्रता जमानत कहलाती है। न्यायालय देगा और अभियुक्त को देगा। और कैसी स्वतंत्रता? संविधान के अधीन बनाए गए उपबंध सीआरपीसी के अनुसार जमानत का प्रावधान दिया गया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दी जाने वाली संविधिक स्वतंत्रता जमानत कहलाती है। इसी जमानत से संबंधित प्रावधान हमें सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 33 धारा 436 से 450 के अधीन दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण को सीआरपीसी की धारा 2H में परिभाषित किया गया और कहा गया है कि पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाए, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की गई समस्त कार्यवाही अन्वेषण कहलाती है। अन्वेषण से संबंधित प्रावधान कहां बताए गए हैं? तो जी इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण से संबंधित प्रावधान हमें बताए गए हैं। चैप्टर नंबर है हमारा 12 और धारा है हमारे पास 154 से 176। ठीक है जी, हमने ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा कंप्लीट की जाएगी और 154 से 176 तक का पालन किया जाएगा। फिर बात आती है संज्ञान, कॉग्निजेंस। संज्ञान, कॉग्निजेंस क्या होता है? देखिए, संज्ञान होता है किसी भी मामले पर न्यायालय द्वारा अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करना संज्ञान कहलाता है। यही संज्ञान हमारा सीआरपीसी के अध्याय 14 और सेक्शन है 192 199 इसमें लिया जाता है। फिर बात आती है संज्ञान हो गया। अब संज्ञान के बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए अभियोग का लिखित विवरण आरोप कहलाता है। जबकि सीआरपीसी की धारा 2B में इसे बताया गया है कि जहां आरोप के एक से अधिक शीर्ष हों वहां आरोप का कोई भी शीर्ष हो सकता है। किंतु उपरोक्त तो परिभाषा अपूर्ण और अस्पष्ट लगती है, पूरी नहीं लगती और कुछ अधूरापन प्रतीत होता है। इसीलिए इसकी एक सटीक परिभाषा हो सकती है, न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए अभियोग का लिखित विवरण आरोप कहलाता है। और ये आरोप हमें बताया गया है चैप्टर नंबर 17 और धारा है हमारी 211 से 224। जब चार्ज फ्रेम हो गया, आरोप बन गया, आरोप के बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा हमारा ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? विचारण। ट्रायल दैट इज विचारण क्या होता है? यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका अंत अभियुक्त की दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के साथ होता है। अभियुक्त की दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के साथ, एक्विटल और कन्विक्शन के साथ होता है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे। ट्रायल एक न्यायिक प्रक्रिया जिसका अंत अभियुक्त की दोष मुक्ति और दोष सिद्धि के साथ होता है। तो विचारण हो गया। अब विचारण कहां बताया गया? तो देखिए चैप्टर है हमारे पास
18, 19, 20, 21 और इसके जो सेक्शंस होंगे वो होंगे हमारे 225 से 265 तक की समस्त धाराओं में यह है हमारा सेशन विचारण, यह है हमारा वारंट विचारण, यह है हमारा सम्मन विचारण और यह है हमारा संक्षिप्त विचारण। एक्विटल जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति दोषमुक्त हो जाता है, उसके ऊपर अब कोई एलिगेशन न्यायालय के द्वारा साबित नहीं हो पा रहा है और वो दोषमुक्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर चला जाएगा। लेकिन यदि वह कन्विक्शन उसके विरुद्ध न्यायालय ने दोष सिद्धि जारी कर दी है, उसे दोषी करार दे दिया है, तब अभियुक्त के पास क्या उपचार है? अभियुक्त या तो जा सकता है अपील में, अभियुक्त जाएगा अपील में। चैप्टर है 29, चैप्टर 29 अपील से संबंधित है, जिसके अंदर 372 से 394 सेक्शंस हैं। या फिर वो जा सकता है रिवीजन में, तो रिवीजन के बारे में बताया गया हमें चैप्टर नंबर 30 और सेक्शन है 395 to 405। 395 से 405 में रिवीजन जा सकता है। इसी के साथ सीआरपीसी की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आशा करते हैं हम अगले वीडियो में आपको प्रत्येक खंड को विस्तृत जानकारी के साथ बताएंगे।